हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और स्वागत है आपका बूंदी क्लासेज में। तो दोस्तों, अब तक हमने सी लैंग्वेज के दो टोकन्स, कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में जान लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट को जानने से पहले हम डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें कांस्टेंट के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि डाटा टाइप होते क्या हैं। तो दोस्तों डाटा टाइप क्या है? अ डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा, यानी दोस्तों जो डाटा टाइप है वो डाटा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी दोस्तों अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हम अपने रियल लाइफ में कई सारे प्रकार के डाटा को देखते हैं। जैसे किसी का नाम रमेश, महेश, सुरेश, ये एक प्रकार से एक टेक्स्ट प्रकार का डाटा है। या किसी के मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स जैसे कि 95, 45, 35, तो ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं में डाटा है। या किसी की सैलरी 10,000, 15,000, 25,000, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याओं का डाटा है। या किसी की परसेंटेज है, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जैसे 66.33, 72.66, तो जो डाटा आपकी दशमलव संख्याओं में होता है। तो इसी प्रकार सी लैंग्वेज में भी कई प्रकार के डाटा टाइप होते हैं और ये डाटा टाइप क्या करते हैं? डाटा के टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ईच डाटा टाइप ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी सी लैंग्वेज में आपके जितने भी डाटा टाइप है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर एक निश्चित स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट द वेरिएबल कैन स्टोर लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट etc। यानी कि जो आपके डाटा टाइप हैं ये डाटा के टाइप को और वेरिएबल को निर्धारित करते हैं कि आपका वेरिएबल किस टाइप का होगा, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आदि। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके अंदर केवल इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याओं को ही स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आप केवल सिंगल कैरेक्टर यानी एक सिंगल कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं। और कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप में जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं उसे आप सिंगल कोट के अंदर लिखकर स्टोर करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे अगर आपको कैपिटल का ए स्टोर करना है तो उसे आप सिंगल कोट के अंदर लिखकर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का बनाते हैं तो उस वेरिएबल में केवल आप फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को ही स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों सी लैंग्वेज में डाटा टाइप को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ के प्राइमरी या बेसिक डाटा टाइप, नेक्स्ट यहाँ के डिराइव्ड डाटा टाइप और लास्ट यहाँ पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यानी कि दोस्तों सी लैंग्वेज में डाटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ की प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप वो होते हैं जो सी लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद हैं, यानी ऐसे डाटा टाइप जो सी लैंग्वेज में पहले से ही मौजूद हैं उन्हें प्राइमरी या बेसिक डाटा टाइप कहते हैं। नेक्स्ट आपके डिराइव्ड डाटा टाइप, यानी कि ऐसे डाटा टाइप जिन्हें आप प्राइमरी या बेसिक डाटा टाइप के माध्यम से डिराइव्ड करके बनाते हैं उन्हें आप डिराइव्ड डाटा टाइप कहते हैं। और एक आपके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यानी कि ऐसे डाटा टाइप जिनकी परिभाषा यूजर द्वारा यानी कि एक प्रोग्रामर द्वारा दी जाती है वो आपके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहलाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी डाटा टाइप के बारे में ही जानेंगे। डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सी लैंग्वेज में कई प्रकार के प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटीजर टाइप के डाटा टाइप में आप केवल पूर्णांक संख्याओं को ही स्टोर करके रख सकते हैं। और इंटीजर डाटा टाइप को यूज करने के लिए आपको इंट कीवर्ड का यूज किया जाता है। यानी इंटीजर को दोस्तों सी लैंग्वेज में इंट कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करना है तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का यूज किया जाता है। और सी लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को फ्लोट कीवर्ड से डिनोट किया जाता है, FLOAT, फ्लोट। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप का यूज करते हैं। और सी लैंग्वेज में कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप को केयर, CHAR, केयर कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक लास्ट है आपका दोस्तों वॉइड। वॉइड यानी कि ऐसा डाटा टाइप जहाँ पर डाटा टाइप का अभाव होता है, यानी जो किसी प्रकार का नहीं है वो आपका वॉइड डाटा टाइप कहलाता है। दोस्तों जनरली वॉइड टाइप का यूज हम फंक्शंस के साथ करते हैं, तो जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आगे तब हम वॉइड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों हमने डाटा टाइप्स के बारे में जान लिया है कि डाटा टाइप क्या होते हैं और सी लैंग्वेज में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के सामने एक टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से डाटा टाइप हैं और वो डाटा टाइप मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी रेंज क्या है।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारा केयर। तो दोस्तों जैसे कि हम पहले जाना था कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज में कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है और कैरेक्टर डाटा टाइप को केयर कीवर्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका कैरेक्टर डाटा टाइप सी लैंग्वेज में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यानी आप किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में केवल 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप की रेंज होती है -128 से +127 तक। अब दोस्तों अब आप सोचेंगे कि कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप तो केवल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, तो इसकी जो रेंज है वो -128 से +127 तक कैसे है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि सी लैंग्वेज में जो भी कैरेक्टर स्टोर किए जाते हैं वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट के रूप में स्टोर ना करके उनकी आस्की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी दोस्तों आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स और ये डिजिट्स, इन सब की कुछ ना कुछ आस्की वैल्यू होती है। तो सी लैंग्वेज में आप जो भी कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। दोस्तों जनरली यूज में आने वाले कुछ कैरेक्टर्स और उनकी आस्की वैल्यू को मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक जनरली यूज आने वाली आस्की कैरेक्टर्स की एक टेबल है। यानी आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज है उन सब की एक आस्की वैल्यू होती है। जैसे कि यदि आप कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो उसकी आस्की वैल्यू है 65, कैपिटल बी के लिए आस्की वैल्यू है 66। इसी प्रकार आपके कैपिटल ए से लेकर जेड तक सभी की एक यूनिक आस्की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड है। तो आपके कैपिटल ए टू जेड की आस्की वैल्यू 65 से लेकर 90 तक होती है। इसी प्रकार आप लोअर केस अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं तो लोअर केस के ए की आस्की वैल्यू होती है 97। इसी प्रकार लोअर केस के बी की आस्की वैल्यू है 98 और इसी प्रकार आपकी लोअर केस के जेड की आस्की वैल्यू है 122। यानी लोअर केस में आस्की वैल्यू होती है 97 से लेकर 122 तक। इसी प्रकार आपके जितने भी सिम्बल्स हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इन सब के लिए आपकी कोई ना कोई आस्की वैल्यू प्री डिफाइंड है। या आपके जितने भी डिजिट्स हैं जैसे कि 0 से लेकर 9 तक, तो इनकी आस्की वैल्यू 48 से लेकर 57 तक होती है। तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू अगर आप कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप में स्टोर करते हैं, कोई भी कैरेक्टर को आप कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप में स्टोर करते हैं तो उसकी आस्की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप की रेंज -128 से लेके +127 तक क्यों दी गई है। इसी प्रकार दोस्तों आपके नेक्स्ट होता है अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड कैरेक्टर भी मेमोरी में 1 बाइट ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज होती है 0 से लेके 255। यानी कि दोस्तों अनसाइंड कैरेक्टर डाटा टाइप के माध्यम से आप उन सभी कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं जिनकी आस्की वैल्यू 0 से 255 के मध्य है। तो शॉर्ट टाइप का डाटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज होती है -32,768 से +32,767 तक। यानी दोस्तों ये भी एक प्रकार से पूर्णांक संख्याओं को ही स्टोर करता है जो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये -32,768 से +32,767 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट होता है अनसाइंड शॉर्ट। यानी दोस्तों अगर आप नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करना चाहते तो ऐसी स्थिति में आप उस डाटा टाइप के आगे अनसाइंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो डाटा टाइप होता है जैसे कि कैरेक्टर है, शॉर्ट है, इंट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके बाय डिफ़ॉल्ट में साइंड कीवर्ड ऑटोमेटिकली आगे जुड़ा रहता है। अगर आप साइंड कीवर्ड लगाएंगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करेंगे, अगर आप साइंड कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड ही रहते हैं और तब भी ये नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि दोस्तों अगर आप किसी वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते तो उस डाटा टाइप के आगे आपको अनसाइंड कीवर्ड लगाना होगा। अनसाइंड कीवर्ड लगाने से वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। तो यहाँ पर आपका अनसाइंड शॉर्ट भी मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसकी रेंज होती है वो 0 से लेके 65,535। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका इंट। तो इंट भी बाय डिफ़ॉल्ट साइंड होता है, अगर आप साइंड कीवर्ड लगाएंगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करेगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करेगा। और जो अगर इंट टाइप का डाटा टाइप है इसकी मेमोरी साइज होती है 2 या फिर 4 बाइट। अब आप कहेंगे 2 बाइट या 4 बाइट, तो दोस्तों अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का या 16 बिट का है तो ये मेमोरी में केवल 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है तो ऐसी स्थिति में आपका कंपाइलर इंटीजर टाइप के डाटा टाइप के लिए 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और इंटीजर टाइप के डाटा टाइप की रेंज भी होती है -32,768 से +32,767 तक। इसी प्रकार दोस्तों आपका अनसाइंड इंट होता है, इसकी भी रेंज 2 बाइट या फिर 4 बाइट होती है। अगर 32 बिट या 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है
तो ये आपकी मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसकी रेंज भी होती है 0 से लेके 65,535 तक। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट होता है लॉन्ग इंट। अगर आप इंट के आगे लॉन्ग कीवर्ड का यूज करेंगे तो आपका डाटा टाइप लॉन्ग इंट हो जाएगा। और लॉन्ग इंट की जो मेमोरी साइज है ये होती है 4 बाइट, यानी कि लॉन्ग इंट टाइप का वेरिएबल आपकी मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और दोस्तों इसकी जो रेंज होती है ये बहुत बड़ी होती है, काफ़ी विशाल होती है। इसकी रेंज है दोस्तों -2,14,74,73,648 से +2,14,74,73,647 तक, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। दोस्तों जनरली हम इतनी बड़ी रेंज में कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, फिर भी सी का कंपाइलर इतनी बड़ी रेंज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका अनसाइंड लॉन्ग इंट, यानी दोस्तों अगर आप लॉन्ग इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको आगे अनसाइंड कीवर्ड लगाना होगा। और अनसाइंड लॉन्ग इंट भी मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 4,39,49,67,295 होती है। अब दोस्तों जो अनसाइंड और साइंड टाइप के जो डाटा टाइप्स हैं इनकी रेंज किस प्रकार से काम करती है, आप उदाहरण के लिए इंटीजर को देखिए। इंटीजर में जो साइंड वाला डाटा टाइप है इसकी रेंज है -32,768 से +32,767। और जो अनसाइंड इंट है इसकी रेंज है 0 से 65,535। यानी दोस्तों अगर आप 32,767 में 32,768 को और जोड़ दें तो आपकी रेंज आ जाएगी 65,535। यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ करके आपकी प्लस में आपकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार आपकी लॉन्ग इंट की रेंज है -2,14,74,83,648 से +2,14,74,83,647। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी अनसाइंड लॉन्ग इंट की रेंज आ जाएगी 4,39,49,67,295। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप अपने प्रोग्राम में दशमलव वाली संख्याओं का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्लोट टाइप के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फ्लोट डाटा टाइप आपकी मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और जो इसकी रेंज होती है दोस्तों ये एक्सपोनेंट में होती है दोस्तों, यानी कि 1.2 की पावर -38 से लेकर के 3.4 की पावर +38 तक। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको दशमलव में और बड़ी रेंज चाहिए तो इसके लिए आप डबल का यूज़ करते हैं। डबल भी आपकी दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जो इसकी मेमोरी साइज होती है ये होती है दोस्तों 8 बाइट। आपका डबल टाइप का जो डाटा टाइप है ये सी के कंपाइलर द्वारा मेमोरी में 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों 1.7 की पावर -308 से 1.7 की पावर +308 तक। और लास्ट है दोस्तों आपका लॉन्ग डबल। दोस्तों लॉन्ग डबल आपकी मेमोरी में 10 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसकी रेंज होती है दोस्तों 3.4 की पावर -4,932 से लेकर 1.1 की पावर +4,932 तक। दोस्तों ये रेंज बहुत ज़्यादा होती है, एक सामान्य इंसान द्वारा इसकी गणना करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सी लैंग्वेज द्वारा इतनी बड़ी रेंज को भी सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों आपको डाटा टाइप के बारे में समझ में आ गया होगा कि डाटा टाइप क्या हैं और सी लैंग्वेज में कौन कौन से प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं और उनकी मेमोरी साइज क्या है और वो कितनी बड़ी रेंज तक की वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल क्या होते हैं? ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। यानी दोस्तों जो आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो प्रत्येक वेरिएबल किसी न किसी डाटा टाइप का होता है और प्रत्येक वेरिएबल मेमोरी में कोई न कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ताकि मेमोरी लोकेशन के नाम को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो वेरिएबल क्या है? आपकी मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा। यानी कि दोस्तों वेरिएबल का यूज करके हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके हम गणना भी कर सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। यानी कि दोस्तों जो आपका वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को आप प्रोग्राम में कई बार यूज भी कर सकते हैं और वैल्यू को एक बार असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं।
इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू नेम सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक वेरिएबल अपने डाटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मेमोरी लोकेशन के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लीजिए हमने इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इंट ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और मान लीजिए ये वेरिएबल मेमोरी के किसी न किसी एड्रेस पर जाकर के स्टोर होगा। मान लीजिए मेमोरी में 1000 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुआ, तो हम प्रोग्राम में बार बार 1000 का यूज करके तो हम हमारी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो 1000 वाली जो मेमोरी एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसका एक नाम दे दिया। उसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। तो हम जब भी ए का यूज करेंगे तो हमारे सामने 1000 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर जो भी वैल्यू होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ईच वेरिएबल इन सी हैज ए स्पेसिफिक डाटा टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। यानी दोस्तों सी लैंग्वेज में प्रत्येक वेरिएबल किसी न किसी डाटा टाइप का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक वेरिएबल किसी न किसी निश्चित डाटा टाइप का होता है और डाटा टाइप के अनुसार ही सी का वेरिएबल मेमोरी में क्या लेता है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि यदि हमने कोई वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का लिया है तो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर हमने कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का लिया है तो मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और अगर हमने फ्लोट टाइप का लिया है तो मेमोरी में 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और दोस्तों अभी हमने जो आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के रूल्स पढ़े थे वो वेरिएबल्स पर भी लागू होते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी हमारा क्या एक आइडेंटिफायर है। तो हमें उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है। अब दोस्तों हमारा है नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयर ए वेरिएबल, यानी कि हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस प्रकार है। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और उसके बाद हम हमारे वेरिएबल का नाम लिखेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। जैसे कि हमने लिया इंट स्पेस एज और फिर हमने लास्ट में दिया सेमीकोलन। यानी कि जो आपकी एज है वो एक पूर्णांक संख्या है। जैसे किसी की एज होती है 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, तो आप पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोट स्पेस वेरिएबल का नाम PER और फिर सेमीकोलन। जैसे आपको किसी स्टूडेंट की परसेंटेज को प्रोग्राम में सेव करना है तो उसके लिए आप फ्लोट टाइप के डाटा टाइप में वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज भी कर सकते हैं, पर हमें वेरिएबल का नाम ऐसा लेना चाहिए ताकि हमें समझ में आ सके कि इस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप केयर कीवर्ड का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे CHAR केयर, फिर आप देंगे स्पेस, फिर आप वेरिएबल का नाम देंगे और फिर लास्ट में लगाएंगे आप सेमीकोलन। दोस्तों आप सी लैंग्वेज में एक ही टाइप के कई सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इंटीजर टाइप के 3-4 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने, तो आप कैसे करेंगे, इंट फिर स्पेस फिर आपके वेरिएबल्स के नाम और कोमा। जैसे मान लो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप कैसे लिखेंगे, हिंदी कोमा इंग्लिश कोमा मैथ्स, और उनका आपको टोटल भी करना है तो कोमा टोटल, और लास्ट में आप लगा देंगे सेमीकोलन। तो इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स पर सिंगल डाटा टाइप के को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप फ्लोटिंग में भी कर सकते हैं, फ्लोट स्पेस फिर आपके वेरिएबल्स के नाम की लिस्ट और बीच में आप कोमा लगाते जाएंगे और लास्ट में आप लगा देंगे सेमीकोलन। इसी प्रकार आप मल्टीपल कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को भी एक सिंगल लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका असाइन वैल्यू इन ए वेरिएबल, यानी दोस्तों आप एक वेरिएबल में वैल्यू किस प्रकार असाइन करेंगे। आपने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिया मेमोरी में, पर आप उसमें वैल्यू किस प्रकार असाइन करेंगे। जब तक आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक आपका वेरिएबल यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। और साथ ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका यूज नहीं करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रोग्राम में केवल आवश्यक होने पर ही वेरिएबल का यूज करना है। तभी हम जान लेते हैं कि आप एक वेरिएबल में वैल्यू किस प्रकार असाइन करेंगे। दोस्तों सी लैंग्वेज में आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय भी उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आप नीचे प्रोग्राम में कहीं भी उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू का आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंट टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर किया, तो उसमें आप वैल्यू किस प्रकार असाइन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट स्पेस फिर अपने वेरिएबल का नाम, फिर आप लगाएंगे
इक्वल टू का ऑपरेटर, दोस्तों सी लैंग्वेज में से कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर उसके बाद आप अपनी वैल्यू देंगे और फिर लास्ट में आप लगा देंगे सेमी कोलन। तो दोस्तों ये तो तरीका है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसमें वैल्यू किस प्रकार असाइन करेंगे। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल है एज नाम का, ये आपने प्रोग्राम में ऊपर की तरफ डिक्लेयर कर दिया इंट एज, तब आप बाद में इसमें इस प्रकार से वैल्यू असाइन करेंगे। अब आपको डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब आप केवल डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम है एज, तो हम लिखेंगे एज, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू, और फिर हमारी वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू है वो आप लिखेंगे और लास्ट में आप लगा देंगे सेमी कोलन। तो इस तरह से भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप यदि आगे कोई मार्क्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो एक बार आपने मान लो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल, तो उनमें आप बाद में वैल्यू इस प्रकार असाइन कर सकते हैं। अपने वेरिएबल का नाम जैसे हिंदी, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसके मार्क्स और फिर सेमी कोलन। इसी प्रकार इंग्लिश असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर उसकी वैल्यू और सेमी कोलन, फिर मैथ्स असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू सेमी कोलन। और आप चाहें तो दोस्तों एक लाइन में भी आप सभी इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके मार्क्स, फिर आप देंगे कोमा, फिर आपका दूसरा वेरिएबल इंग्लिश असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर आपकी वैल्यू, फिर आप देंगे कोमा, फिर आपका तीसरा वेरिएबल मैथ्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और आपकी वैल्यू, और लास्ट में आप लगा देंगे सेमी कोलन। तो आप इस तरह से भी आप एक ही लाइन में भी एक ही टाइप के वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोस्तों सी लैंग्वेज में वेरिएबल में ऑपरेशन परफॉर्म करके भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे आपको सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल करना है और टोटल करके आपको इस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आपका टोटल नाम का वेरिएबल है, टोटल, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद आप लगाएंगे एक एक्सप्रेशन यानी कि आपकी समीकरण। यहाँ पर आप हिंदी प्लस यानी जोड़ने के लिए आप प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, फिर इंग्लिश, फिर आप प्लस ऑपरेटर, फिर मैथ और लास्ट में आप लगा देंगे सेमीकोलन। तो इस स्टेटमेंट के करने से क्या होगा दोस्तों कि आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल होकर इस टोटल नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी खासियत यह है कि इसके राइट साइड में जो भी होता है वो वैल्यू इसके लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आप फ्लोटिंग पॉइंट वाले वेरिएबल में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम, जैसे आपको परसेंटेज को स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम PER, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। दोस्तों हम सेमीकोलन इसलिए देते हैं ताकि आपके सी के कंपाइलर को पता लग सके कि आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तब हम इसे और क्लियरली समझेंगे कि हम कहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं और सेमीकोलन हम क्यों लगाते हैं। अभी हम केवल इसका एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आप सी में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल में किस प्रकार से वैल्यू आप असाइन करते हैं। इसी प्रकार आप हाइट नाम का वेरिएबल है, इसमें भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपने वेरिएबल डिक्लेयर करते समय भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट, फिर आपने लिया हाइट नाम का वेरिएबल इक्वल टू और आपकी वैल्यू और लास्ट में आप लगा देंगे सेमीकोलन। इसी प्रकार अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम नहीं देना चाहते तो आप नीचे की तरफ भी डिक्लेयर करने के बाद भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, हाइट, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू और फिर सेमीकोलन। इसी प्रकार आप कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपके कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंगल कोट के अंदर आपकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप एक कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप में वैल्यू असाइन करेंगे तो उस वैल्यू को आप सिंगल कोट में रखेंगे। यहाँ पर आप कोई अल्फाबेट रख सकते हैं, कोई सिंबल रख सकते हैं या कोई डिजिट रख सकते हैं, परंतु जो भी आप रखेंगे वैल्यू वो सिंगल कोट के अंदर ही होनी चाहिए, वरना आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो दोस्तों ये तरीका था सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और उसमें वैल्यू असाइन करने का। अगर आपको दोस्तों अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, जब हम इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि वेरिएबल किस प्रकार से काम करते हैं, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। साथ ही अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने डाटा टाइप और वेरिएबल के बारे में जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम हमारे सी टोकन कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे सी प्रोग्रामिंग के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज़ का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।